हेलो एवरीवन। क्लास 12th अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम अभी तक पार्टनरशिप के बारे में जान चुके हैं। एडमिशन एंड रिटायरमेंट एंड डेथ के बारे में भी जान चुके हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे हम एडमिशन करते हैं किसी नए पार्टनर का अपने बिजनेस फर्म में, क्या क्या चेंजेस होते हैं। ऐसे ही रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में भी हम जान चुके हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होगा, बिजनेस छोड़कर जा रहा होगा वॉलंटरली, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो उस केस में क्या चेंजेस होंगे, कैसे हम अकाउंट्स में चेंजेस शो करेंगे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम टॉपिक पर आ चुके हैं जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहले आपको समझना होगा कि डिसोल्यूशन होता क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि जब पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, इसका मतलब कोई भी बिजनेस आगे कैरी ऑन नहीं हो रहा है। अगर हम एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ के केस की बात करते हैं, तो उस केस में सिर्फ जो एग्रीमेंट होता है उसमें चेंज आता है। जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड जिसे हम कहते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं, और जो चेंजेस होते हैं वो अकाउंट्स में होते हैं, लेकिन जो बिजनेस होता है वो एज यूजुअल कैरी ऑन करता है। बिजनेस में कोई चेंज नहीं आता है। बट डिसोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो डिसोल्यूशन के केस में जो पार्टनरशिप फर्म है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। जो बिजनेस है वो एंड हो जाता है। इसमें एसेट्स को बेच देते हैं, जो भी बिजनेस के एसेट्स हैं वो सब बेचे जाते हैं। लाइबिलिटीज जो होती है उनको पे किया जाता है। उसके बाद सब सेटलमेंट करने के बाद जो अमाउंट होती है वो पार्टनर्स एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बिजनेस को कंप्लीटली बंद कर देते हैं। उसके आगे कोई भी एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं की जाती। इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसमें कैसे हम अपना बिजनेस बंद करने वाले हैं, कैसे हम सारे अकाउंट्स को बंद कर देंगे, सारी लाइबिलिटीज को पे कर देंगे, एसेट्स सब सोल्ड करेंगे, क्या क्या इसमें अकाउंट हम बनाते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब हमें जानना है इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। Dissolution of partnership firm means the complete closure of the business. The partnership relationship among all partner comes to an end. The firm's assets are realized, जिसका मतलब होता है sold. Liabilities are paid off, and the remaining balance is distributed among the partners according to their capital or profit sharing ratio. तो यही बात अभी हमने डिस्कस की कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो जाता है। जो रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा उनके बीच का। एसेट्स जो होंगे, क्योंकि अब हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो हमें अपने जो एसेट्स होंगे वो हम सेल कर देंगे। लाइबिलिटीज जो होंगी उन्हें सबको क्लियर करना होगा, सबको पे ऑफ करना होगा, और उसके बाद सेटलमेंट करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है, जो भी बिजनेस का कुछ भी बैलेंस बचेगा, वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस तरीके से हम करते हैं डिसोल्यूशन किसी भी पार्टनरशिप फर्म का। आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस क्या है। हम जान चुके हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें, तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप है सिर्फ उसमें चेंज आता है। लेकिन अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं, तो इट इज द कंप्लीट क्लोजर ऑफ द बिजनेस एंड पार्टनरशिप। इसमें पार्टनरशिप भी और बिजनेस भी कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, कंप्लीटली बंद हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है, उनके जो बीच का जो एग्रीमेंट है, उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन फर्म में हम बिजनेस को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं। सेकंड हमारा यहाँ पर पॉइंट है कंटिन्यूज विद रिमेनिंग और न्यू पार्टनर्स। जो बिजनेस होता है, अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो इसमें जो बिजनेस है वो कंटिन्यू करता है, या तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, अगर हम जैसे रिटायरमेंट या डेथ की बात करते हैं, तो उसमें जो पार्टनर्स बच जाते हैं वो कंटिन्यू करते हैं बिजनेस को। या अगर एडमिशन का केस है, तो एडमिशन में जब नया पार्टनर आ जाता है तो उसके साथ बिजनेस को हम कैरी ऑन करते हैं। मतलब लेकिन बिजनेस हमारा चलता रहता है, बिजनेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। बट अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करें, तो इसमें बिजनेस परमानेंटली डिसकंटिन्यूड, मतलब परमानेंटली हम उसको बंद कर देते हैं। आगे हम कोई भी बिजनेस कैरी ऑन नहीं करते हैं, कोई एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं होती है फर्म के थ्रू। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, तो थर्ड पॉइंट है हमारा सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। यहाँ पर क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनकी रीवैल्यूएशन होती है, दे आर रीवैल्यूड एंड न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉन। हमने पढ़ा था तीनों के केस में, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में, कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। जो भी उसमें चेंजेस आए होते हैं, इंक्रीज हो सकती हैं, वो डिक्रीज हो सकती हैं, उसकी वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम
प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, और नई बैलेंस शीट बनाते हैं उस नई अमाउंट के साथ। मान लेते हैं कि एसेट्स हैं उनमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो जितनी भी वैल्यू से वो बढ़ गए हैं या घट गए हैं, वो जो नई वैल्यू होती है उस वैल्यू के साथ हम नई बैलेंस शीट बनाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, यहाँ पर एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। यहाँ पर हमें कंप्लीटली क्लोज करना है बिजनेस को, तो जो हमारे एसेट्स होते हैं उनको हम बेच देते हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी नई बैलेंस शीट नहीं बनती है। हमें जो भी बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज शो हो रहे हैं उन्हें सबको क्लियर करना होता है, उनका सबका अकाउंट बंद करना है। तो हम सबको बेच देते हैं एसेट्स को, और लायबिलिटीज को पे करने के बाद हम यहाँ पर बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, कोई न्यू बैलेंस शीट नहीं बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? बुक्स कंटिन्यू विद नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स बनती हैं, मतलब जैसे हमने यहाँ पर न्यू बैलेंस शीट बनाई, उसमें नए बैलेंस के साथ हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी हम मेंटेन कर रहे हैं वो हम बनाते हैं, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट के बाद। जो भी हमें एडजस्टमेंट करनी होंगी वो सारी हम करते हैं। जैसे हमने एडजस्टमेंट पढ़ी भी थी, अगर हम बात करें कि कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर हम कैपिटल में एडजस्टमेंट करते हैं, तो जो भी हमें एडजस्टमेंट करनी है ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद हमारी बुक्स कंटिन्यू करती हैं, हम बुक्स बनाते हैं आगे बिजनेस में। लेकिन हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बुक्स आर क्लोज्ड आफ्टर ऑल अकाउंट्स आर सेटल्ड। हम सारी सेटलमेंट करने के बाद सभी बुक्स को बंद कर देते हैं। हम कोई बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, कोई हमें प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना है, हमें बिजनेस कंप्लीटली बंद करना है, तो हम सारी बुक्स को क्लोज कर देते हैं, सारे अकाउंट सेटल कर देते हैं, सभी अकाउंट्स को हमें बंद करना होता है यहाँ पर, और कंप्लीटली अपने बिजनेस को क्लोज कर देते हैं। लास्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है एग्जाम्पल। तो अगर ये आप अच्छे से समझ चुके हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहाँ किया था हमने, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में। जब भी एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा किसी पार्टनर का, तो वहां पर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इस टर्म को यूज करते हैं। यहाँ पर बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, सिर्फ एग्रीमेंट में चेंज आता है। लेकिन अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करें तो यहाँ पर क्या है, क्लोजर ऑफ फर्म बाय एग्रीमेंट, कोर्ट ऑर्डर, इंसॉल्वेंसी एटसेट्रा। अगर हमें बिजनेस को बिल्कुल बंद करना है तो हम उसको कैसे करेंगे, उसके भी मोड्स हैं, जैसे एग्रीमेंट हो गया, कोर्ट ऑर्डर हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई। तो ये सब मोड्स हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के, इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ध्यान रखेंगे जो मेन पॉइंट है, पार्टनरशिप में बिजनेस कैरी ऑन होता है, आगे एक्टिविटी कैरी ऑन करते हैं, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस कंप्लीटली बंद हो जाता है। तो ये था डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब हम कह रहे हैं कि हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हैं, अपना बिजनेस कंप्लीटली बंद कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपना जो बिजनेस है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। पहला है यहाँ पर हमारा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। Firm is dissolved when all partners mutually agree to close the business। अगर सभी पार्टनर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ डिसाइड करते हैं वो कि हमें अपना बिजनेस बंद करना है, म्यूचुअली डिसाइड किया उन्होंने कि अब हमें कोई एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं करनी है, कुछ भी रीजन हो सकता है उसका, तो वो डिसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ कि नहीं हमें कैरी ऑन करना है बिजनेस, तो वो अपनी जो फर्म है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। तो उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया, इसीलिए इसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कि ऐसे केसेस जहां पर डिसोल्यूशन कंपल्सरी है कि आपको करना ही होगा। ऐसे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, कि या तो सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट मीन्स कि अब उनके पास कोई भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है कि वो आगे बिजनेस कैरी ऑन कर सकें, या इवन जो लायबिलिटीज हैं उनको पे कर सकें। अगर ऐसा हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं वो, तो इस केस में क्या होता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो क्योंकि वो इनकैपेबल हैं बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं है, अब ना वो बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं, ना वो कुछ लायबिलिटीज पे कर सकते हैं, इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो इसका मतलब वो इनकैपेबल हो गए हैं, तो इसलिए वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन करेंगे, मतलब अपना बिजनेस बंद कर देंगे। सेकंड हमारे यहाँ पर पॉइंट है द बिजनेस बिकम्स इलीगल ड्यू टू चेंज इन लॉ। अगर कोई चेंजेस की वजह से और जो बिजनेस है वो इलीगल हो गया, अब वो लीगली वैलिड नहीं है, अगर वो ऐसा बिजनेस कैरी ऑन करते हैं तो उनको स्यू किया जा सकता है, उन पर केस हो सकता है, वो अलाउड नहीं है अगर, तो इस केस में क्या होगा, जो बिजनेस है उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा कंपल्सरीली। थर्ड हमारे मोड पर आते हैं। थर्ड है यहाँ पर हमारा डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ
सर्टेन कंटिजेंसीज, मतलब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब डिसोल्यूशन हो सकता है? एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड टर्म, मान लेते हैं कि जो बिजनेस था, जो पार्टनरशिप उन्होंने क्रिएट की थी, उसका एक टाइम पीरियड था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो क्लॉज में मेंशन कर सकते हैं कि हम जो पार्टनरशिप है अपने इस इतने टाइम पीरियड के लिए करने वाले हैं। तो अगर जो उनका फिक्स टर्म था, जो उन्होंने डिसाइड किया था अपने एग्रीमेंट में, अगर वो एक्सपायर हो जाता है, वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। सेकंड हमारा यहाँ पर पॉइंट है कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेंचर और प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए कोई पार्टनरशिप आई थी कि हमें ये वाला प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट करना है, इसके लिए हमने पार्टनरशिप की है, तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए थी, तो जब वो प्रोजेक्ट हमारा एंड हो जाता है तब भी क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा। हम अपना जो बिजनेस है, पार्टनरशिप फॉर्म है, उसको डिसॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है, तो आगे बिजनेस कैरी ऑन करने की कोई नीड नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो चाहे तो वो दोबारा से एक नया एग्रीमेंट, वही पार्टनर्स मिलकर एक नया एग्रीमेंट बना सकते हैं और नया प्रोजेक्ट लेकर वो अपनी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो जो उन्होंने उनकी जो करंट पार्टनरशिप फर्म है उनको खत्म करनी होगी अगर उनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। थर्ड यहाँ पर हमारा पॉइंट है डेथ ऑफ अ पार्टनर इफ एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसा मेंशन है कि अगर किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो डिसोल्यूशन कर लेंगे, मतलब वो अपनी फर्म को, अपने बिजनेस को बंद कर देंगे। अब डेथ का केस जरूरी नहीं है कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई है तो उनको डिसॉल्व करना ही करना है। हम डेथ, जब रिटायरमेंट एंड डेथ हमने पढ़ा था, तो हमने जाना था कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो वो बिजनेस कैरी ऑन आगे करते हैं। उस पार्टनर का हिस्सा हटा देंगे, जो भी उसको सेटलमेंट करना है सब उसका सेटलमेंट कर देंगे, उसको दे देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि डेथ के केस में, अगर डेथ हो जाती है उसके में हम डिसॉल्व कर देंगे, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन हो सकता है। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इफ एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, अब वो कैपेबल नहीं है, तो इस केस में भी क्या हो सकता है? डिसोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा मोड है यहाँ पर डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन अ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? कि जब पार्टनरशिप मर्जी से है, कि जब वो चाहें तब उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो जब पार्टनरशिप एट विल है, उस केस में any partner can dissolve the firm by giving a written notice to all other partners expressing the intention to dissolve the firm। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो इस केस में कोई भी एक पार्टनर रिटन नोटिस दे सकता है कि वो चाहता है कि अब वो फर्म को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, डिसॉल्व करना चाहता है, ऐसा वो रिटन नोटिस देता है, और ऐसे केस में भी क्या हो सकती है? जो फर्म है वो डिसॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट हमारा मोड है यहाँ पर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। हमने कोर्ट ऑर्डर भी पढ़ा था कि कोर्ट ऑर्डर की वजह से भी डिसॉल्व हो सकती है फर्म। तो ऐसे कौन कौन से केसेस होंगे कि जब कोर्ट ऑर्डर दे सकता है? फर्स्ट है हमारा यहाँ पर पॉइंट अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर वो माइंड से, मतलब मेंटली कैपेबल नहीं है, ऐसी स्टेट में आ चुका है मेंटली कि वो बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकता है, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा? जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकता है कि आपको पार्टनरशिप फॉर्म अब अपनी डिसॉल्व करनी होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर ऐसे किसी सिचुएशन में हो चुका है कि वो अब इनकैपेबल है, मान लेते हैं अब वो कुछ हैंडीकैप हो गया है या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि अब वो इनकैपेबल है बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि जो कोर्ट है वो अगेन ऑर्डर दे सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिसकंडक्ट अफेक्टिंग द बिजनेस। ऐसी कोई एक्टिविटी कर दी है जिसकी वजह से बिजनेस पर अफेक्ट अगर पड़ा है, तो ऐसे केस में भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर पार्टनर ने जो एग्रीमेंट है उसको ब्रीच किया, मतलब उसको तोड़ा है, तो एग्रीमेंट को अगर तोड़ा होगा तो उस केस में भी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है कोर्ट ऑर्डर से। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ द होल इंटरेस्ट बाय अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को अपना ट्रांसफर कर दिया है, तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं? फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है कोर्ट ऑर्डर से। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस लॉसेस मेकिंग द बिजनेस अनप्रॉफिटेबल। अगर कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है बिजनेस को, वो कैरी ऑन कर रहे हैं अपना बिजनेस, लेकिन उन्हें ईयर बाय ईयर फिर भी लॉस हुए जा रहा है, तो ऐसे केस में भी क्या होगा? बिजनेस अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा। अगर वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है डिसोल्यूशन के लिए, या फिर एनी अदर जस्ट
एंड इक्विटेबल रीजन। अगर कोई भी ऐसा दूसरा रीजन लगता है कोर्ट को कि ये वैलिड है या ऐसा अब ये जो बिजनेस है ये कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में भी वो ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये थे मोड्स कि जिनकी वजह से जो फर्म है वो डिसॉल्व हो सकती है। अब अपने आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब टॉपिक यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अभी हमने जाना कि जो डिसोल्यूशन है इसका मतलब है कि हमें सब कुछ बिजनेस बंद करना है तो सारी हमें सेटलमेंट करनी होगी। अगर हमें अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो उससे पहले सब कुछ सारी चीज़ों को हमें सेटल करना होगा, सब अकाउंट्स को बंद करना होगा। तो हम कैसे अपनी सेटलमेंट करते हैं अब हम वो जानेंगे। सबसे पहले है हमारा, आपको दो चीज़ें यहाँ पर जाननी है, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। तो हमें इसमें जानना है कि जो हमारे एसेट्स होंगे हम उनको कैसे अप्लाई करेंगे, किस ऑर्डर में अप्लाई करेंगे। मतलब फर्म के अगर हमारे पास एसेट्स हैं हम उनको सेल करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, तो हम अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं, लायबिलिटीज होंगी जो आउटसाइडर को हमें पे करनी होंगी, और जो सारी सेटलमेंट करने के बाद हमारा जो अमाउंट बचेगा वो पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन मतलब हमें ये जानना है कि हम उसको किस ऑर्डर में देते हैं, किस ऑर्डर में हम उसको उसकी सेटलमेंट करते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस की बात करें कि अगर फर्म को लॉसेस हुए हैं, हमें उनका सेटलमेंट करना है, उनको क्लियर करना है, तो किस ऑर्डर में उनको हम क्लियर करेंगे ये जानना है। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें, द एसेट्स ऑफ द फर्म including any additional contribution made by partners are applied in the following order। हम एसेट्स को बेचेंगे, हमें सारे सेटलमेंट करना है, तो एसेट्स जो होंगे सब उनको बेचना होगा। तो उनको बेचने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी, जो पैसा आएगा, हमें उसे किस ऑर्डर में पे करना है। तो सबसे पहला है यहाँ पर हमारा पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सबसे पहले हमें जो बाहर के लोग हैं उनका क्लियर करना है। सिंपल सी बात है, बंद कर रहे हैं तो जो आउटसाइडर्स होंगे सबसे पहले वो लोग आएंगे कि हमारा पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ था, तो हमें अपना सेटलमेंट करना है, हमारी जो अमाउंट है, हमारा जो पैसा है हमें वापस करिए। तो सबसे पहले वो हमारे ऊपर होंगे कि हमें सबसे पहले हमें अपना पैसा चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले उन्हीं को हम क्लियर करते हैं, जो भी बाहर की हमारी लायबिलिटीज है, जो भी बाहर के लोग हैं जिनको भी हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपनी करनी है, जिन्होंने भी बिजनेस में हमें पैसा दिया होता है, उनको हम सब कुछ क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। हम अपने एसेट्स को, जो भी पैसा आएगा उससे बाहर के लोगों को पैसा दे देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास वही चढ़कर आएंगे कि हमारा पैसा था, हमें वापस करिए। तो सबसे पहले उनको हम क्लियर कर देते हैं। उनको क्लियर करने के बाद सेकंड हमारा यहाँ पर पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन्स। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पार्टनर ही लोन दे देता है फर्म को, तो उस केस में क्या करते हैं हम, अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उसकी रीपेमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बाद उसको पे कर दें, क्योंकि वो भी लोन, अगर हमने एज अ लोन अमाउंट ली है, अगर पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की होती है तो वो तो उसकी कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में, लेकिन अगर वो लोन दे रहा है अलग से तो वो भी हम एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी हमारे लिए। लेकिन क्योंकि वो पार्टनर है बिजनेस का, इसलिए उसको सेकंड नंबर पे हम देते हैं, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज और उसके बाद पार्टनर का लोन। पार्टनर का लोन देने के बाद हम करते हैं रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। जो पार्टनर की कैपिटल होगी उसकी हम रीपेमेंट कर देंगे, उनको वापस कर देंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी दे दी, पार्टनर का लोन भी दे दिया, अब जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की थी थर्ड नंबर पर हम उसको देते हैं। और जब हम रीपेमेंट कर देते हैं और मान लेते हैं कि उसके बाद भी हमारे पास कोई अमाउंट बच गई, उसको हम क्या करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। मतलब पार्टनर्स एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उस अमाउंट को। सारा रीपेमेंट कर चुके हैं, उसके बाद भी अमाउंट बच रहा है तो वो तो उनके लिए सरप्लस हो गया। एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी होगी वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इस ऑर्डर में हम अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब जो भी अमाउंट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस पर। तो अब फर्म को अगर लॉसेस हो रहे हैं तो उनको वो कैसे कैसे किस ऑर्डर में अपना क्लियर करेंगे। सो लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आर टू बी मेट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले जो लॉस है वो हम कहाँ से देंगे, फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा, जितना भी उसका प्रॉफिट होगा, सबसे पहले प्रॉफिट से हम उसका जो लॉस है वो क्लियर करते हैं। प्रॉफिट से क्लियर करने के बाद सेकंड हमारा पॉइंट आता है यहाँ पर, देन आउट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। अगर प्रॉफिट से हमने दे दिया लेकिन उसके बाद भी हमारे लॉस अभी बच रहे हैं, तो वो जो बचे हुए लॉस है वो हम किससे देते हैं, पार्टनर की कैपिटल से। उनका लॉस हमें क्योंकि क्लियर करना है, बिजनेस का जो भी लॉस हो रहा है, तो पहले पार्टनर की कैपिटल से हम उस लॉस को क्लियर करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ लॉसेस बच जाते हैं तो लास्टली इफ रिक्वायर्ड बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब हमने पार्टनरशिप पढ़ा था तो हमने समझा था कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये हमने डिसएडवांटेज पढ़ी थी कि उनकी लायबिलिटी
अनलिमिटेड होती है। तो अगर जो लॉसेस हैं वो प्रॉफिट से भी क्लियर नहीं हुए, उनके कैपिटल से भी क्लियर नहीं हुए, तो इंडिविजुअली उनके पर्सनल एसेट्स भी इंक्लूड होते हैं इसमें। तो उनके पर्सनल एसेट्स होते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, उससे उन लॉसेस को उनको क्लियर करना होता है, क्योंकि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो जो भी लॉसेस उन्हें सेटल करने हैं वो अपने पर्सनली करना पड़ेगा, तो वो इंडिविजुअली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमाउंट लाते हैं। तो इस तरीके से होता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको समझना होगा, एक ओवरव्यू लेते हैं कि हम कैसे सेटलमेंट करते हैं, क्या क्या अकाउंट बनाए जाते हैं। तो अब हमने जाना कि हमें अपने एसेट्स भी बेचने हैं, लायबिलिटीज भी पे करनी है, ये सब काम करना है, तो इसके लिए हमें अकाउंट की जरूरत होगी, क्योंकि अगर हमें ये सब काम करना है तो कोई अकाउंट तो बनाना पड़ेगा जिसमें हम ये सारी सेटलमेंट करेंगे। तो डिसोल्यूशन के केस में मेनली आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम 3 अकाउंट बनाते हैं मेनली। पहला है यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, वहां पर हम रिवैल्यू किया था एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, जो भी हमारे एसेट्स होंगे, एसेट्स को हम सेल करेंगे। एसेट्स आर सोल्ड, इसी अकाउंट में हम अपने एसेट्स सोल्ड करते हैं, और लायबिलिटीज जो है उनको पे करते हैं, लायबिलिटीज आर पेड। तो एसेट सोल्ड करेंगे, लायबिलिटीज पे करेंगे, और रियलाइजेशन में मान लेते हैं कि ये सब करने पर कुछ एक्सपेंसेस होंगे, तो उन एक्सपेंसेस को पे करेंगे। ये सारी एक्टिविटी हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। दूसरा यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है कैपिटल अकाउंट। ये तो हमें पता है कि हमें सेटलमेंट करनी है तो उनके अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की भी सेटलमेंट करनी होगी, तो मेन है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। और थर्ड मेन अकाउंट है यहाँ पर बैंक अकाउंट। यहाँ पर बैंक अकाउंट हमें अलग से बनाना होगा। जैसे हमने अभी कहा कि रियलाइजेशन में हमें एसेट्स बेचने हैं, तो ऐसे एसेट्स में हमें जो भी हमारी एसेट साइड पर हमें एसेट दिख रहे होंगे वो सारे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बट यहाँ पर जो कैश और बैंक अकाउंट होता है उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं सेटलमेंट करने के लिए। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर खुलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर जैसे पार्टनर्स का लोन, अगर पार्टनर का लोन है तो वो हम बना देंगे, अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है उस केस में। तो ये मेन, लेकिन यहाँ पर आपको 3 ही अकाउंट ध्यान रखने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। यही मेन 3 है जो आपको बनाने होंगे अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा उस केस में। तो फर्स्ट हम रियलाइजेशन अकाउंट से शुरू करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। तो अब यहाँ पर अगर आपको ये अकाउंट क्लियर है तो आप सिंपली यहाँ से एंट्रीज भी जान सकते हैं। अगर रियलाइजेशन अकाउंट का आपको फॉर्मेट क्लियर है कि किस साइड पर, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड पर हम क्या क्या मेंशन करते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप आराम से जनरल एंट्रीज भी बना सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम एसेट्स बेचते हैं और लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा काम है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को यहाँ पर ट्रांसफर करना। तो जो भी एसेट्स होते हैं वो हम यहाँ पर आती है एंट्री हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। मतलब जो भी हमारे एसेट्स होंगे वो यहाँ पर डेबिट साइड पर हम ट्रांसफर कर देते हैं। ये है आपकी डेबिट साइड और इधर है आपकी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले डेबिट साइड पर हम सारे जो भी एसेट्स होंगे, आपके लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, जो भी सारे एसेट्स है सभी एसेट्स यहाँ पर आ जाते हैं। बस कैश और बैंक बैलेंस नहीं आता है, वो जो है उसके लिए हम अलग अकाउंट बनाएंगे, वहां पर उसका बैलेंस ट्रांसफर होता है। बाकी जो भी आपको एसेट शो हो रहे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर डेबिट साइड पर हम ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज सारी ट्रांसफर हो जाती है क्रेडिट साइड पर। अगर इसकी एंट्री की बात करें तो इसकी एंट्री यहाँ पर होगी, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसको हम डेबिट कर देते हैं। एंड क्रेडिट क्या कर रहे हैं, टू एसेट अकाउंट। जो एसेट होता है उसका होता है डेबिट बैलेंस। अब हमें क्या करना है, उसका अकाउंट क्लोज करना है, तो अब यहाँ पर एसेट को हम क्रेडिट कर देते हैं और जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसे हम कर देते हैं डेबिट। अगर हम लायबिलिटी की बात करते हैं, लायबिलिटी के केस में यहाँ पर एंट्री बनती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। जो भी पर्टिकुलर लायबिलिटी होगी उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्रीज भी आराम से समझ सकते हैं। अगर आप ये एक बार समझ लेंगे फॉर्मेट, वो आप अपने माइंड में बना लेंगे, तो एंट्रीज बनाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सेकंड थिंग है यहाँ पर, अब आपने क्या किया कि एसेट सारे ट्रांसफर कर दिए डेबिट साइड पर और लायबिलिटी सारी ट्रांसफर कर दी क्रेडिट साइड पर। अब हमें करना है इन्हें पे, मतलब एसेट्स हम बेच देंगे, तो एसेट्स हमें सेल करने हैं तो हमारे पास कैश आएगा। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें जो भी चीजें हमें मिल रही होंगी वो सारी चीजें आएंगी क्रेडिट साइड पर, और जो हम पे कर रहे होंगे वो सारी चीजें
लिखेंगे डेबिट साइड पर। तो अगर हम एसेट्स को सेल करेंगे, सेल करने के बाद पैसा हमारे पास आएगा, तो जब चीज हमारे पास आएगी उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया आपका सेल ऑफ एसेट्स। सिंपल सी बात है, कैश आपके पास आएगा बेचने के बाद, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, कोई चीज हमारे पास आ रही है तो उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका सेल ऑफ एसेट्स हो गया। अब हमें करनी है लाइबिलिटीज पे। जब हम लाइबिलिटीज पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो यहाँ पर इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये हो गया आपकी लाइबिलिटीज पे। यहाँ पर आप पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। तो जो हमारे आप ध्यान दोगे तो जो एसेट्स थे वो ये हो गए आपके सोल्ड, और ये जो लाइबिलिटीज थी ये हो गई आपकी यहाँ पर पे। तो इतना करने के बाद अब एक एसेट और लाइबिलिटी में आपको एक चीज और समझनी है कि कभी कभी क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई एसेट है, तो वो कह सकते हैं कि ये जो एसेट है ये आप वैसे भी बेचने वाले हैं, तो ये मैं ले लेता हूँ। मतलब पार्टनर अपने लिए खुद के लिए बोलता है कि इसको मैं ले लेता हूँ, इस एसेट को मैं टेक ओवर कर लूंगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब जो पार्टनर है वो एसेट को टेक ओवर कर रहा है, मतलब वो खुद ले रहा है, हम उस एसेट को या तो बेच रहे थे या फिर पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, हमारी तरफ से तो एसेट जा ही रहा है, चाहे हम उसको बाहर को किसी को बेचते हैं या फिर हम पार्टनर को ही दे रहे हैं, बट हमारी तरफ से तो एसेट जा ही रहा है। तो अगेन यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, ये आ जाती है इसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमने कर दिया एसेट्स टेकन ओवर। अगर एसेट पार्टनर ले लेता है तो हम उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो कभी कभी पार्टनर कहता है कि लाइबिलिटी जो है, कोई लाइबिलिटी अगर उसको पे करनी है तो वो कहता है कि इसको मैं पे कर दूंगा, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि इस लाइबिलिटी को पे करने की मेरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस इतना है कि अगर हम एसेट्स जब हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया, और जब पार्टनर उसको ले रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ऐसी लाइबिलिटी की बात करें, जब हम उसको पे कर रहे हैं, खुद पे कर रहे हैं, तो कैश और बैंक अकाउंट में डाल दिया, अगर वो पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। चेंज कुछ नहीं है, बस यहाँ पर कैश और बैंक था क्योंकि हमने खुद पे किया था, जब पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आ गया, बस इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पर यहाँ तक अब हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी सारे कंप्लीट हम कर चुके हैं उनका अकाउंट। अगर कोई अनरिकॉर्डेड होगी, जैसे रीवैल्यूएशन में भी था, तो वो हम अनरिकॉर्डेड भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर सेल कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्रेडिट साइड आ जाएगा, और लाइबिलिटी होगी तो पे कर रहे होंगे डेबिट साइड पर आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का पूरा हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हम रियलाइजेशन करते हैं, ये जो भी हम सेटलमेंट करते हैं, इसमें कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, इसमें कुछ खर्चे हो सकते हैं। तो जब हमें खर्चा पे करना है, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो जब हम पे कर रहे होंगे तो यहाँ पर एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम पे करने, तो इसलिए यहाँ पर डेबिट साइड पर आ जाता है। अब ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स और समझने हैं, वो हम डिटेल में अभी समझेंगे एक्सपेंसेस के बारे में, वो एक अलग हमारा टॉपिक रहेगा, आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन अगर अगर रियलाइजेशन का जो भी एक्सपेंस हुआ है और वो फर्म दे रही है, तो यहाँ पर ये एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये सिंपल एंट्री बनती है। इसके जो केसेस है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा एक चीज़ और होती है यहाँ पर कि जैसे अब अभी हमने कहा कि जो पार्टनर है वो ऐसे टेक ओवर कर रहा है या लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम इसको सेटलमेंट कर देंगे। तो ऐसे केस में कभी कभी क्या होता है, पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी जाती है, उसको कुछ अमाउंट दी जाती है इस चीज़ के लिए, ये सब सेटलमेंट कराने के लिए उसको कुछ अमाउंट देते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ केस है कि वो एक्सपेंसेस को क्लियर कराने के लिए हो सकता है, सेटलमेंट कराने के लिए हो सकता है, अगर हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, अगेन रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, हम उसको डेबिट, क्योंकि हमारी तरफ से हम पे कर रहे हैं। अगर हमें मिल रहा होता तो क्रेडिट साइड आता, लेकिन अगर हम पे कर रहे हैं तो उसको डेबिट साइड पर मेंशन करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। कोई रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो वो चीज आ गई। सारा हमारा खत्म हो गया, सब सेटलमेंट हो गया। अब इसको करने के बाद या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट साइड अगर बड़ी आ रही होगी तो बैलेंस करने के लिए हमें डेबिट साइड पर लिखना होगा, और क्रेडिट साइड अगर बड़ी है तो क्रेडिट साइड पर हमने लिखा था जो जो चीजें हमें मिली थी, तो इसका मतलब हम डेबिट साइड पर बैलेंस में क्या लिखेंगे,
टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जो कि कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। जो भी पार्टनर्स होते हैं, प्रॉफिट या लॉस उन्हीं को ट्रांसफर करना है हमें, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा, कब होगा प्रॉफिट? जब क्रेडिट साइड बड़ी हो रही होगी। अगर लेकिन मान लेते हैं कि किसी केस में डेबिट साइड बड़ी आ गई, इसका मतलब उसको क्या हो रहा है? लॉस। तो वो उसे हम क्रेडिट साइड पर मेंशन करते हैं बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, और वो भी सभी पार्टनरी कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देते हैं। सिंपली इस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें ध्यान रखना है आपको, पहले एसेट्स का सारे एसेट्स मेंशन कर लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, सभी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देंगे। एसेट सेल कर रहे हैं, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा क्योंकि अमाउंट मिल रही होगी। लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है तो वो डेबिट साइड पर लिख देते हैं। अगर पे खुद कर रहे हैं तो कैश और बैंक अकाउंट आता है। अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट आता है। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है वो दे देंगे, अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन देनी है वो दे देंगे, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के फाइनली अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब जो हमने कहा था कि एक्सपेंसेस के बारे में हमें एक टॉपिक समझना है, पहले एक्सपेंसेस के बारे में समझते हैं और उसके बाद अपने कैपिटल अकाउंट पर आएंगे। तो यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस को ट्रीट करने के दो तरीके हैं। या तो हो सकता है कि जो एक्सपेंस है दैट इज बोर्न बाय फर्म, या फिर हो सकता है दैट इज बोर्न बाय पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपेंस हुआ है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो फर्म की है, मतलब वो फर्म अपनी तरफ से पे कर रहा है। या फिर हो सकता है कि दैट इज बोर्न बाय पार्टनर, मतलब वो पार्टनर को पे करना है। अब इसमें भी फर्दर दो केसेस हो सकते हैं। अगर वो फर्म को पे करना है, जो एक्सपेंसेस हैं वो फर्म की जिम्मेदारी है, तो हो सकता है कि या तो वो फर्म ने ही पे किए होंगे या फिर हो सकता है वो पार्टनर ने पे किए होंगे। अगर वो फर्म ने ही पे किए हैं, मान लीजिए कि फर्म को ही पे करने थे और फर्म ने ही पे किए हैं, तो सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया था तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। ये तो सिंपल आपका फर्स्ट केस हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्म को ही पे करना था, फर्म ने पे कर दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट में उसने पेमेंट कर दी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि जो पेमेंट है वो पार्टनर ने की है, मतलब देना तो फर्म को था रियलाइजेशन एक्सपेंस, लेकिन पार्टनर ने पेमेंट की है, तो उस केस में क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट ही होना है, लेकिन हमने कैश नहीं पे किया तो हम किसको देंगे? पार्टनर को देंगे, क्योंकि पार्टनर ने पे किया तो अब हमें किसे पे करना है? हमें पार्टनर को देनी है वो अमाउंट। इसलिए यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पेमेंट तो ऑलरेडी पार्टनर कर चुका है तो अब हमें कैश नहीं देना, हमें क्या करना होगा? हमें पार्टनर को अमाउंट देनी है, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया। दूसरा है कि बॉन्ड बाय पार्टनर। मान लेते हैं जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो पार्टनर को ही देना था, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इसी चीज की उनको रेम्यूनरेशन भी मिलती है कभी कभी, कि पार्टनर ने जिम्मेदारी ली कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी होगी, जो भी एक्सपेंस होंगे, जो भी सेटलमेंट कराना है, ये सब मैं खुद कराऊंगा। तो हो सकता है कि उसी ने पेमेंट की होगी, उसी को पेमेंट करनी होगी, तो अगर वो पार्टनर को ही बॉन्ड करना था उस केस में भी, लेकिन दो फर्दर केस हैं कि दैट इज पेड बाय फर्म या फिर पेड बाय पार्टनर। मान लेते हैं कि वो पार्टनर को तो देना था लेकिन पेमेंट जो है वो फर्म ने की है, उस केस में क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से ही वो अमाउंट जानी है, क्योंकि वो पार्टनर को ही देनी है तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ही जाती है। तो अगर वो फर्म ने पे की है उस केस में यहाँ पर एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन वो पार्टनर को ही देना था और पार्टनर ने ही पेमेंट कर दी, उस केस में क्या होगा? कोई भी एंट्री नहीं होती, उसको जितनी पेमेंट करनी थी उसने खुद ही पेमेंट कर दी है, तो यहाँ पर फर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं की जाती है। तो ये चार केसेस थे जो आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड थे, ये आपको एंट्रीज ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपका है बैलेंस, जो भी बैलेंस होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का, वो हम सबसे पहले क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का, तो सबसे पहले वो क्रेडिट साइड पर हम मेंशन कर देते हैं। अब सिंपल सी बात, जो भी पार्टनर को मिल रहा होगा वो हम मेंशन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर, और जो भी जा रहा होगा पार्टनर के साइड से, पार्टनर के अकाउंट से, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। अगर हम बात करें क्रेडिट साइड की, तो यहाँ पर सबसे पहला आइटम है बाय रिजर्व्स अकाउंट। जो भी कुछ भी कोई रिजर्व है, कोई जनरल रिजर्व है, कोई प्रॉफिट है, कुछ भी है, कोई भी रिजर्व है, तो वो सारा क्या है? वो कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं, पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई भी रिजर्व रह रहा है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, पर उसे हमने क्रेडिट किया है, क्यों? क्योंकि ये उसके अकाउंट को बढ़ाएगा, उसको मिल रहा है तो यहाँ पर हमने उसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी पेड। इसमें क्या हुआ था कि पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर की थी,
हमने एंट्री की थी वहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो लाइबिलिटी उसने टेक ओवर की थी। तो उसी एंट्री को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसने टेक ओवर की थी और फर्म ने रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया था, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर ने पे की थी और फर्म ने किसको ट्रांसफर किया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर उसको मिल गई ये अमाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी पेड। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा बाय रियलाइजेशन अकाउंट रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। मान लेते हैं कोई रेम्यूनरेशन मिल रही है अगर पार्टनर को, जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में किया था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई उसको रेम्यूनरेशन मिल रही है सेटलमेंट कराने की, तो वो भी उसको मिल रही है अगेन, तो यहाँ पर वो भी आ गई क्रेडिट साइड पर। एंड नेक्स्ट है हमारा बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अगर कोई प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन में तो वो भी किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर उसको मिल रहा है। ये सारी चीजें आप नोट करेंगे कि क्रेडिट साइड पर वो सभी चीजें आई हैं जो उसको मिल रही हैं। रिजर्व हो गया, ये उसको मिल रहा है, लाइबिलिटी उसने टेक ओवर की थी वो अमाउंट आ गई, रेम्यूनरेशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सब उसको मिल रहा है। तो ये सारी हमने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर ली। डेबिट साइड पर आते हैं तो सबसे पहला आइटम है यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट टेक ऑन ओवर। उसने जो एसेट टेक ओवर किया था तो उसके लिए उसने पेमेंट की होगी, उसने एसेट लिया है तो उसने एसेट के लिए पेमेंट की होगी, तो वो आ गया हमारा डेबिट साइड पर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। अभी जब हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पढ़ा था, ये जो फोर केसेस पड़े थे, तो इसमें से एक केस था कि जिसमें कि जो एक्सपेंसेस हैं वो बॉन्ड बाय पार्टनर है, मतलब पार्टनर को देने हैं, लेकिन फर्म ने पेमेंट की है। तो उस केस में हमने एंट्री की थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो उसी एंट्री को हमने यहाँ पर किया है रिकॉर्ड टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चले जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हुआ है, सारा रिकॉर्ड करने के बाद कोई लॉस आया है तो उसको हम डेबिट साइड पर कर देंगे। प्रॉफिट था क्रेडिट साइड पर आ गया, लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड पर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर टू फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट के लिए भी क्या एंट्री होती है हमारी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट, वो भी होंगे तो वो भी हमारे यहाँ पर डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इतना करने के बाद अब बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद अब हमें सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में, या तो हो सकता है कि उनका क्रेडिट बैलेंस आए या फिर हो सकता है डेबिट बैलेंस आए। अगर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है, यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डेबिट साइड पर आता है टू के बैंक अकाउंट अमाउंट पेड टू पार्टनर। इसका मतलब इतनी अमाउंट पार्टनर को देनी है, मतलब इतनी अमाउंट फर्म देगा पार्टनर को। लेकिन अगर इनका डेबिट बैलेंस ज्यादा आता है तो यहाँ पर एंट्री आती है क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अमाउंट ब्रॉट इन। तो अब इतनी अमाउंट जो पार्टनर है वो फर्म में लेकर आता है। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो जो फर्म है वो पार्टनर को देती है अमाउंट, अगर उनका डेबिट बैलेंस आता है तो जो पार्टनर होता है वो उतनी अमाउंट बिजनेस में लेकर आता है। तो इस तरीके से ये कैपिटल अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं। इतना करने के बाद हमारा लास्ट मेन अकाउंट बच जाता है जो कि है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट पर आते हैं। बैंक अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पर डेबिट साइड पर हम मेंशन करते हैं टू बैलेंस बीडी, जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है। हम एसेट की साइड जाएंगे बैलेंस शीट में और जो भी वहां पर बैलेंस शो हो रहा होगा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। उसको करने के बाद अब बैंक अकाउंट में क्या होगा, जो भी हमें अमाउंट मिल रही होगी तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी हमने पे किया होगा, बैंक अकाउंट है कैश, हम जब कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं तो हमने यही चीज किया था, जो मिल रही होती है चीजें उनको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं और जो हम पे कर रहे होते हैं उनको क्रेडिट कर देते हैं। तो डेबिट साइड पर हमने सबसे पहले यहाँ पर रिकॉर्ड किया टू रियलाइजेशन अकाउंट सेल ऑफ एसेट्स। हमने एंट्री की थी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसी एंट्री को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर हमें एसेट सेल करने के बाद अमाउंट मिलेगी, वो अमाउंट हमने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दी। अब हमने अभी कैपिटल अकाउंट में भी एक एंट्री की थी, हमने क्रेडिट साइड पर लिखा था बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। उसमें क्या था, अमाउंट ब्रॉट इन, जो पार्टनर है वो अमाउंट लेकर आया था, तो उसको भी हम क्या कर देंगे डेबिट साइड पर। इतनी अमाउंट वो लेकर आया है, इस अमाउंट को हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये बिजनेस में आ रही है तो वो लेकर आ रहा है अमाउंट इतनी, तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट करके और हम डेबिट साइड पर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्रेडिट साइड की अगर बात करें तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमने लाइबिलिटीज पे की हैं सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं रियलाइजेशन के, वो आ जाएंगे। बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर हमने लोन था पार्टनर का और उसकी रीपेमेंट करी है तो वो हमारा आ जाता है। एंड लास्टली बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट पेड टू पार्टनर,
अगर हमने कोई अमाउंट पे किया, हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किया और अगर ये निकल कर आया कि अमाउंट पे करनी है पार्टनर को, तो वो भी हमारा आ जाता है क्रेडिट साइड पर। तो डेबिट साइड पर एसेट सेल करने के बाद अमाउंट मिल रही थी वो लिख दी, जो अमाउंट पार्टनर लेकर आता है अगर वो लिख दी। और क्रेडिट साइड पर जो जो हमने पेमेंट किया, क्या पेमेंट किया, हमने लाइबिलिटीज पे की होंगी वो रिकॉर्ड हो गए, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए थे वो आ गया, लोन की रीपेमेंट की है, पार्टनर ने अगर लोन दिया हो था उसकी रीपेमेंट की है वो रिकॉर्ड कर दिया, या फिर हमने पार्टनर को पेमेंट की है अमाउंट की उसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस करने के बाद, तो वो अमाउंट आ गई। तो ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं बैंक अकाउंट में। तो जब भी आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा, मेन आपको ये 3 अकाउंट याद रखने कि रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर को लोन दिया होगा तो उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसमें बैलेंस लिखने के बाद और उसकी हम पेमेंट कर देते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको सबसे पहले आप एसेट्स लायबिलिटीज की सेटलमेंट कर लेंगे, उनको ट्रांसफर करने के बाद पेमेंट कर देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे वो देख लेंगे, उनको रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उनका बैलेंस लिखेंगे, कोई रिजर्व होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी पेमेंट करनी है वो कर देंगे, जो उन्हें मिला होगा प्रॉफिट हुआ होगा वो रिकॉर्ड कर लेंगे क्रेडिट साइड पर। बंद करने के बाद बैंक अकाउंट बना लेंगे और बैंक अकाउंट में जो जो पेमेंट की है वो डेबिट साइड पर और जो जो रिसीव हुआ है वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करके इसको भी क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम अकाउंट्स बनाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में। आई होप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आपको क्लियर होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।